नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा भारतीय नौसेना ट्रेड्समैन मेट भर्ती परीक्षा का ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, जो कि आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस का वीडियो है, क्योंकि इसको में 4 पार्ट आते हैं। आपके हैं मैथ है, रीजनिंग है, इसके बाद आपका इंग्लिश आता है और इसके बाद आपका जीके जीएस जो है। तो ये 4 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 25-25 क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग जीएस पढ़ेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये 15 सीरीज में आएगा आपका लगभग। तो 15 वीडियो आपका हर एक टॉपिक से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो देखिए, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, आराम से हम लोग पढ़ते रहें। तो यहाँ पर देखिए, जो चौथा भाग आएगा वह आपका सामान्य सचेतता का आएगा। तो यहाँ पर जीके जीएस का है सारे क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और भी ऐसे वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। तो 76 नंबर का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, क्वो वारंट। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है, जिसको कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञा पत्र अदालत द्वारा पुलिस या अन्य किसी को गिरफ्तार करने वाली राजकीय संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। यह आज्ञा पत्र गिरफ्तार हुआ व्यक्ति स्वयं या उसका कोई सहयोगी, जैसे कि वकील है, उसको न्यायालय से याचना करके प्राप्त कर सकता है। ये हो गया हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। 77 नंबर का क्वेश्चन है, दबाव समूहों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, दबाव समूहों के संबंध में जो कथन सही नहीं है, यही आपको बताना है। तो इसमें देखिए, जो होता है दबाव समूह है, वे समूह होते हैं जो किसी विशेष हित की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे समूहों की स्थापना, उनका अस्तित्व, उनकी कार्यशैली विशिष्ट हितों के साथ जुड़ी रहती हैं। इन समूहों के लक्ष्य विशिष्ट होते हुए भी सामान्य हो सकते हैं, लेकिन लोक निर्णयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जिससे ये अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति कर सकें। और इनके लक्ष्यों में सरकार पर कब्जा शामिल नहीं होता है। तो सरकार का कब्जा यहाँ पर शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये पूछा था क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे समूह सरकार पर किसी मुद्दे पर दबाव बना सकते हैं, मगर सरकार का विस्थापन करके उनकी लक्ष्यों में नहीं होता है। अब देखिए, 78 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? 323 से 329, 343 से 343 के। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए के अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण क्या करता है कि कैट की स्थापना की गई है, और इस अनुच्छेद द्वारा संसद को अधिकृत किया गया है वह लोक सेवकों और सरकार के मध्य सेवा शर्तों, अनुशासन आदि से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापित कर सकेगी। न्यायालय में क्या बहु कार्यपालिका का उदाहरण है? तो देखिए, जो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है वह हमारा स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। देखिए, जब मुख्य कार्यपालिका एक व्यक्ति हो तो वह हमारा क्या होता है, एकल प्रणाली होता है। जैसे कि यूएसए में भी आपका राष्ट्रपति शासन चलता है, यूके में भी वही है, और भारत में भी समझ लीजिए यहाँ पर वही है। जबकि स्विट्जरलैंड में यह क्या होता है कि यह 7 सदस्यीय कार्यपालिका होती है स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद जो 177 होता है, उसके अनुसार संघीय परिषद वैसी निकाय होती है जिसमें हर सदस्य को समान शक्ति और दर्जा प्राप्त होता है। तो वहाँ पर 7 लोग रहते हैं और सबका शक्ति समान होता है, जबकि यूएसए, यूके और भारत में ऐसा नहीं है। अस्सी नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया है यह आयरलैंड से लिया गया है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 80 का डी।
कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता है। यह विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के चौथे भाग, तो ये जो आपका है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, यह संविधान के चौथे भाग में सम्मिलित है, आपको पता होगा। और यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद है पेशवा तथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। तो पेशवा प्रथा जो था यह ब्रिटिश द्वारा बाजीराव द्वितीय के समय में समाप्त कर दी गई थी। तो 81 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि मराठा जो बाजीराव द्वितीय थे या मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा थे, उनके काल ही में अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और इसके बदले उन्हें एक मोटी पेंशन दी गई, जिसकी धोखेबाजी और बेईमानी के कारण अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर बिठूर भेज दिया था, जहां पर 1853 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद 82 नंबर का क्वेश्चन है, राजा खारवेल किस क्षेत्र के महानतम शासक थे। तो यह कलिंग के थे। तो कलिंग के महानतम शासक थे राजा खारवेल। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन। इसका बाद 83 नंबर का क्वेश्चन है, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी को, उप विकास आयुक्त को, जिलाधिकारी को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। तो देखिए ये जो रहता है यह क्या करता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन प्रेषित करना होता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपना पड़ता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार पंचायती अधिनियम 2006 के अनुसार मुखिया या उप मुखिया अपने हाथों से पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंप सकते हैं। और उपधारा 1 के अंतर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा त्यागपत्र प्राप्त होने के 7 दिनों की निश्चित समय अवधि के अंदर यदि जिला पंचायत राज अधिकारी को अपने हाथ से लिखकर त्यागपत्र वापस लेने की कोई सूचना नहीं दी जाती है तो त्यागपत्र को 7 दिन की अवधि के बाद तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ। तो देखिए ये जो चार्टर एक्ट था यह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। तो 1833 के चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था। अब कंपनी एक राजनीतिक संस्था भर रह गई थी और कंपनी को आने वाले 20 वर्षों के लिए क्राउन व उसके उत्तराधिकारियों के न्यास के रूप में भारत का प्रशासन का अधिकार दे दिया गया था। परिसंघ बनाने का सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए परिसंघ बनाने का जो सबसे पहले प्रस्ताव दिया गया था यह नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा दिया गया था। और इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका होगी और मंत्रालय विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगा। इस प्रस्ताव को तदनुपरांत विभिन्न दलों ने जो भी थे वहाँ पर उन्होंने अपनाया था। अब देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन है कि वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं। तो देखिए वलयाकार की यहाँ पर बात कर दी है तो वलय के समान ही बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि वलयाकार प्रतिरूप एक प्रमुख अपवाह तंत्र है जो नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह का विशेष व्यवस्था होती है। और इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में परवर्ती नदियाँ अनुवर्ती नदियों से जुड़ने से पहले वक्र तथा चाप के आकार के मार्ग से होकर गुजरती हैं। यह आंशिक रूप से भूमिगत वृत्ताकार संरचना के अनुकूल का परिणाम होता है। बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं। तो देखिए ये खुले रहते हैं क्योंकि उस यहाँ पर देखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा उस क्षेत्र में बहती है। तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो एक गर्म सागर धारा है के कारण होता है। यह ब्रिटिश उपमहाद्वीप और उत्तरी यूरोप के किनारों को गर्म करता है। मैक्सिको की खाड़ी के बाद उत्तर पूर्व की ओर गर्म खाड़ी प्रवाह के रूप में आगे बढ़ता है। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। तो आपको भी पता होगा कि जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण जो किया जाता है वह तापमान, वर्षा तथा
जलवायु के अन्य तत्वों में पाई जाती हैं और उसी के अनुसार क्या किया जाता है कि जो विश्व जलवायु वर्गीकरण होता है औसत वार्षिक एवं मानसिक तापमान तथा वृष्टि पर आधारित होता है। वृष्टि मतलब होता है आपको वर्षा, तो वर्षा पर आपका आधारित होता है और तापमान पर भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि विश्व जलवायु वर्गीकरण औसत वार्षिक एवं मासिक तापमान तथा वर्षा पर आधारित होता है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो देखिए प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र जो स्थित होते हैं यह फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो 89 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और फारस की खाड़ी और उसके तटीय क्षेत्र दुनिया के कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोत हैं। फारस की खाड़ी मध्य पूर्व एशिया क्षेत्र में हिंद महासागर के एक विस्तार है जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच तक गया हुआ है। जिन तेल समृद्ध राष्ट्रों के तट फारस की खाड़ी पर हैं उन्हें फारस की खाड़ी राज्यों के रूप में भी जाना जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो देखिए बृहस्पति का जो उपग्रह है वह आपको यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, फिर और भी ऐसे होते हैं जैसे कि आपका आयो हो गया, कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड, ये सब क्या है बृहस्पति के उपग्रह हैं। लेकिन जो ये डिबोस है और फोबोस और डिमोस जो होता है यह मंगल ग्रह का उपग्रह होता है। तो ये जो है यह हमारा किसका है? मंगल ग्रह का उपग्रह है। तो मंगल यहाँ पर ये हो गया, डिमोस जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है। तो ये बृहस्पति का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो देखिए शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो आपको भी पता होगा जो श्वसन होती है अपचय प्रक्रिया मानी जाती है। तो 92 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह ग्लूकोज को तोड़कर उसे एटीपी के रूप में बदलता है और एक अपचयन प्रक्रिया चीज़ों को बनाने में मदद करती है जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। तो इसे आपको ध्यान में रखना कि जो उपचय प्रक्रिया होती है चीज़ों को बनाने में मदद करती है जैसे कि आपका प्रकाश संश्लेषण, और श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं होती हैं। तो श्वसन जो होती है वह अपचय प्रक्रिया होती है और जो प्रकाश संश्लेषण होती है वह उपचय प्रक्रिया होती है। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो देखिए जो भ्रूण होता है उसके पोषण में जो संरचना सहायक होती है वह आपका पीतक झिल्ली होता है। तो पीतक झिल्ली भ्रूण से जुड़ी एक झिल्लीदार थैली होती है जो पोषण प्रदान करती है। आंतरिक संचलन शुरू करने से पहले यह मानव भ्रूण के विकास संचार प्रणाली के रूप में कार्य करती है। दूसरे और तीसरे सप्ताह में यह पोषक तत्वों का स्थानांतरण करती है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण यानी कि जो नमक में क्या होता है? देखिए क्या होता है, यह हाइड्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन होता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन। लवण तथा जल से अपक्रिया करके अम्ल और क्षार बनाने की क्रिया को हम लोग हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है जल अपघटन, विद्युत अपघटन नहीं होगा, यहाँ पर जल अपघटन होता है, हमसे गलती हो गया था, इसके लिए सॉरी। तो हाइड्रोलाइसिस जो होता है यह आपका जल अपघटन कहलाता है। वस्तुतः यह उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, जल अपघटन या और ये जो अपक्रिया होती है वह उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर 95 नंबर का क्वेश्चन है, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो देखिए जो कॉफ़ी होता है यह जो रहता है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा होता है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और कॉफ़ी के लिए 125 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए तथा 12 से 36 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए उदासीन अथवा अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। यह उष्णकटिबंधीय फसल होती है और इसके लिए आर्द्र एवं गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस सदी के अंत में हुआ? तो देखिए आधुनिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की अगर शुरुआत की बात करें तो वह कब हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 1896 से ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर इसका
ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 19वीं सदी। और कहाँ पर हुआ था ये? तो ये एथेंस में हुआ था, तो एथेंस में होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका होता है? देखिए, प्रतिरोध रंग कोड में जो चौथा बैंड होता है वह होता है आपका सहायता स्तर का होता है। पहले और जो दूसरे बैंड होते हैं ये अवरोध के संख्यात्मक मूल का मान बताते हैं। तो ये हो गया आपका कि जो पहले और दूसरे बैंड होते हैं यह अवरोध के संख्यात्मक मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो तीसरा बैंड होता है यह रंग शक्ति के 10वें गुणक को बताता है। और जो चौथा होता है यही आपका सहायता स्तर को बताता है। और अवरोधक को बाएं से दाएं पढ़ने पर चौथा बैंड सहायता स्तर का द्योतक होता है। तो बाएं से दाएं बढ़ने पर ये चौथा बैंड होता है। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती हैं उसका क्या नाम दिया गया है? तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? व्हाइट होल नाम देते हैं। तो 98 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में एक व्हाइट होल एक काल्पनिक छेद होता है जिसमें से ऊर्जा, सितारे और अन्य खगोलीय पदार्थ उभरते हैं या विस्फोटित होते हैं। यह एक सैद्धांतिक खगोलीय वस्तु है जिसमें ब्लैक होल से पदार्थ का संचलन होता है। अब है 99 नंबर का क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? तो आपको भी पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन को हम लोग अवमंदित करते हैं वह हम लोग करते हैं मॉडरेटर के द्वारा। तो 99 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। या हम लोग न्यूट्रॉन मंदक है, मॉडरेटर या न्यूट्रॉन मंदक का हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित करते हैं? तो मॉडरेटर के द्वारा, जो न्यूट्रॉन को उस भाग को परिवर्तित कर देता है और विखंडन को आगे बढ़ाता है। अब है 100 नंबर का क्वेश्चन, इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी वीडियो कॉल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी वीडियो कॉल जो है ये जो शुरुआत किया गया है यह आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। क्या हम इस प्रैक्टिस सेट को और आगे बढ़ाएं? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।